नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर से लोगों से जुड़कर बेहद ही खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग हिस्सों में नागरिक राष्ट्र और समाज के हित में प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में हो रही उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें से देश भर में करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारतीय खेल प्रतिभाओं की क्षमता और समर्पण का शानदार उदाहरण है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर खुशी जताई कि प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि बताती है कि भारतीय खिलाड़ी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास देश के युवाओं को आगे बढ़ाने और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दुनिया भर में जारी तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादकों के निर्यात शुल्क पर कटौती का बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने घोषणा की कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और साथ ही टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर भी लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी की नई दरें जो है वो प्रभावित होंगी। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन दरों की समीक्षा हर 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों के आधार पर की जाती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का असर आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। नीरज जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख लीजिएगा। नीरज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं इस खबर को, क्योंकि 1 जून है कल और ऐसे में एक्सपोर्ट ड्यूटी पर भी अब नया नियम लागू होने वाला है। एलपीजी गैस की बात करूं या फिर पेट्रोल डीजल की बात करूं तो तमाम चीजें हैं। तो क्या लग रहा है कि 1 तारीख से फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी लोगों को? नीरज जी, निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि इससे निर्यात करने वाली कंपनियों को तो फायदा होगा, आम आदमी को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। और निश्चित रूप से देश की जनता इस समय परेशान है महंगाई से और डीजल से में लगातार और पेट्रोल में पैसा बढ़ जाने से। निश्चित रूप से जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं, खाद्य सामग्री है, किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको कोई भी सामान ले जाना है तो ज्यादा से ज्यादा डीजल की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि वाहनों के परिवहन के वाहनों के माध्यम से ही हम इसको दूसरे राज्य में ले जाते हैं, दूसरे शहर में ले जाते हैं। तो उन सब सारी खाद्य चीजों पे जो आम आदमी के उपयोग की, दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, खासा असर दिखाई देगा। और हवाई जहाज का भी तेल का बढ़ जाने से यात्री हवाई जहाज वाले भी परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं तेल कंपनियों को, चंद तेल कंपनियों को फायदा देने के चक्कर में केवल आम जनता आदमी को जो पिस रहा है महंगाई की मार से, उससे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार डीजल और पेट्रोल और सीएनजी और उसके बाद तमाम चीजों पे महंगाई जो बढ़ रही है उससे निश्चित रूप से भारत की जनता को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही। जी बिल्कुल, सरकार का तो कहना ये है नीरज जी कि सब अच्छा है और जो युद्ध चल रहा है, वैश्विक खतरा जो है वो पूरे देश में है, सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ा है, बाकी अन्य जो देश है वहां पर भी बढ़ा है। निश्चित रूप से, लेकिन हमें जो निर्यात कर रहे हैं हम और बेच रहे हैं, दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं हम, भूटान सारा तेल हमारे यहाँ से ही खरीदता है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए। वैश्विक महामारी है, हम भी समझ रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध का मतलब सिर्फ तेल कंपनियों को कैसे फायदा हो रहा है, तेल कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हम देश में आम आदमी ने आपको चुन के सत्ता दी है और मुझे लगता है कि तेल कंपनियों ने नहीं दी है। तो आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार होती है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि राहत दे। लगातार 10 दिन के अंदर 4 बार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जिस किसान को आप लगातार अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता को अब लाइन, पहले खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ा, अब वही किसान अन्नदाता ट्रैक्टर में डीजल डलाने के लिए, बोरिंग में जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ डीजल से ही पानी जो खेतों में लगाया जाता है, वो किसान फिर वहीं खड़ा है जहाँ पहले आपने छोड़ा था। बिल्कुल, तो मुझे लगता है लगातार जो इस तरह की बातें कर रहे हैं
वो ठीक नहीं है। आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। ऐसे में नीरज जी, सरकार का कहना है कि क्या सरकार को ये नहीं पता है कि तेल कंपनियां फायदे में है, फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि बार बार तो यही कहा जा रहा है कि आप कारपूल करें और ईंधन की बचत करें, आम जनता से ये अपील की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की कि कम से कम वाहनों का उपयोग करें, लोगों को लिफ्ट दें, लोगों को सहयोग करें, और जो एक प्रोपेगेंडा बना के दिखाया गया कि प्रधानमंत्री की फ्लीट में कम हो गए, मुख्यमंत्री की फ्लीट में कम हो गए, मेट्रो से चल रहे हैं, वो सिर्फ एक नौटंकी की जा रही है। आप देखिए, अभी हेमा मालिनी गई थी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है मथुरा से, ऑटो में हूटर लगा के आगे चल रही थी, पीछे पूरा काफिला चल रहा था। तो मुझे लगता है वो काफिला की आवश्यकता क्या थी? अगर आपको चलना ही है तो उस तरह चल, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता पढ़ी लिखी है और देश की जनता ये सब समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आम आदमी पे आप सारे कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है उसको आप कहीं नहीं डैमेज होने दे रहे। फ्लीट सबकी एक दिन कम हुई, सबकी बराबर चल रही है, सारे मंत्रियों के प्रोटोकॉल अभी तक लगातार जारी है। तो आम आदमी को राहत देनी चाहिए, मंत्रियों को प्रोटोकॉल कब क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, धन्यवाद। बंगाल के हुगली क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले की जानकारी सामने आई है। सिर पर भीगा हुआ रुमाल रखे कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि चंडीताला थाने में ज्ञापन देने जाते समय उन पर हमला किया गया। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने जा रहे लोगों पर हमला किया गया है। बता दें कि ये उस समय भारी तनाव फैल गया जब तृणमूल कांग्रेस अपना गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले ही तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल समर्थन के खिलाफ चोर के नारे लगाए, जिसके बाद से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती नजर आई। वहीं बंगाल में टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जिलों में टीएमसी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जगह जगह सड़क पर जाम लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कई जिलों में तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बंगाल में टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई जिलों में टीएमसी ने प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार हमलों के बाद से अब पश्चिम बंगाल में जगह जगह सड़क जाम करने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और कई जगहों पर रोड जाम कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। कई इलाकों में सड़कें जो हैं वो जाम होने से यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और यातायात सामान्य करने की अपील की है। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक की भी खबर सामने आई है। फिलहाल सभी जिलों में हालातों पर नजर रखी जा रही है और स्थानीय प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आने लगी है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद से पार्टी के प्रवक्ता और राज्य महासचिव कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी की कई नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। कुणाल घोष ने कहा है कि जब अन्य राजनीतिक दलों के नेता अभिषेक बनर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आए, तब टीएमसी के कई सांसद, विधायकों और पार्षदों और पदाधिकारियों की चुप्पी समझ से परे है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर दादा, अनुयायी, बॉस और सेल्फी पॉलिटिक्स कराने वाले कई लोग ऐसे समय से गायब नजर आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर राज्य में टीएमसी की सरकार नहीं होती तो कई नेताओं का रवैया बिल्कुल अलग होता। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी के कथित दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 5 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग सोनारपुर में उनके दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन और गाली गलौज में शामिल थे और इसी दौरान घटनाक्रम के बाद से टीएमसी में सियासी हलचल जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है।
वहीं महरौली थाना क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत गिरने की घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सभी अवैध और बिना अनुमति बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना या फिर नजरअंदाज करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने हादसे की जाँच के निर्देश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। गाजियाबाद के सूर्य चौहान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी असद को इंदिरापुरम क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस और आरोपी के बीच हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार असद अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था, तभी इंदिरापुरम में घेराबंदी के दौरान उसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन रुकने के बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। वहीं उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि असद शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। इधर मृतक सूर्या चौहान की मां सरोज ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें भी उसी तरह सजा मिली जैसे उसके बेटे को दी गई है। पुलिस अब फरार आरोपी। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। चुनाव जीतने के लिए विकास नहीं बल्कि तिगड़म की जरूरत बताते हुए उनके बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विधायक का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि बीजेपी में जो जितना बेईमान वो बैठता है उतनी ऊंची मचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती है और विधायक का बयान इसी राजनीति की सच्चाई उजागर करता है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब देखना होगा कि पार्टी विधायक पर कार्रवाई करती है या उन्हें अब बड़ा पद देती है। दरअसल हरदोई के ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि विकास से वोट नहीं मिलेगा, चुनाव तिगड़म से जीता जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अगले चुनाव की तैयारी करने और हर संभव रणनीति अपनाने की बात कही है। विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में उसने बयान पर तालियां बजाती हुई भी सुनाई दे रही है। फिलहाल इस मामले ने बीजेपी नेतृत्व और स्वयं विधायक की ओर से कोई भी सफाई सामने नहीं आई, लेकिन विपक्ष की बीजेपी पर हमला बोलने का बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद ने बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेताओं के बयानों के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी भाषा को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। दरअसल हाल ही में एक महापंचायत के दौरान हनुमान बेनीवाला ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई बीजेपी नेताओं ने बेनीवाल के बयान की निंदा करते हुए इसे अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है। और अब हनुमान बेनीवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियां और बयान उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस पूरे विवाद के बाद से राजस्थान की राजनीति में बयानबाजियों का स्तर और भी अधिक गर्म हो गया है। बिहार के चर्चित टेंडर कांड में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ठेकेदार ऋषु श्री को गिरफ्तारी के बाद से जांच का दायरा बढ़ा है और अब आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा पर कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों पर ठेकेदार ऋषु श्री से कथित रूप से लाभ लेने, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी पर ऋषु श्री के खर्चे पर यूरोप यात्रा कराने का आरोप है, जबकि दूसरे अधिकारी पर महंगे उपहार और अन्य सुविधाएं लेने का आरोप लगे हैं। गौरतलब है कि ऋषु श्री
को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने टेंडर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से जांच एजेंसियों ने कई पहलुओं की पड़ताल शुरू की, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद से बिहार की नौकरशाही में हड़कंप मच गया है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई अब माना जा रहा है। और अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कथित टेंडर नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे और सरकारी ठेकों में साठगांठ का दायरा आखिर कितना बड़ा था। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों के दौरान मौसम ने भारी तबाही मचाई है। आंधी, तूफान, बिजली गिरने और सड़क हादसों में राज्य भर में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है और इस दौरान चारधाम और आदि कैलाश यात्रियों पर भी आए हजारों श्रद्धालु जो हैं वो प्रभावित हुए। सबसे गंभीर घटना जो है वो तुंगनाथ चपेट क्षेत्र में सामने आई है, जहां पर अचानक आए तेज तूफान ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को चपेट में ले लिया है। इस हादसे में लखनऊ के 2 भाई अभिषेक और अभिनव वाजपेयी की मौत हो गई। वहीं चंद्रशिला क्षेत्र में बिजली गिरने से एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। यमुनोत्री धाम मार्ग पर भी हालात जो है वो बेहद ही खराब है, जहां मध्य प्रदेश के 61 साल की यात्री हरिमोहन की मौत हो गई। इसके अलावा आदि कैलाश यात्रा के दौरान गुजरात के रहने वाले मनसुख गिरी के हार्ट अटैक आने से जान चली गई। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं ने भी हालातों को और भी गंभीर बना दिया। चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और टिहरी में हुए हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। कई जगहों पर वाहन खाई में गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए STRF की टीमों को तैनात किया है, जबकि मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ी इलाकों में यात्रा को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। IPL 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर RCB और गुजरात टाइटंस के जो है वो आमने सामने होंगे। दोनों टीमों की नजर दूसरी बार IPL ट्रॉफी जीतने पर होगी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB लीग चरण में शीर्ष पर रही तो पहले क्वालिफायर में गुजरात को हराकर सीधा फाइनल में पहुंचेगी। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं और इनमें से RCB ने 5 और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं और इस तरह आंकड़ों में बेंगलुरु को मामूली बढ़त हासिल है। दोनों टीमें इस सीजन 3 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें से 2 मुकाबले RCB और 1 मैच गुजरात ने जीता है। इससे हालिया मुकाबला क्वालिफायर 1 में हुआ था, जहां पर RCB ने 254 रन बनाकर गुजरात को 92 रनों से हराया था। हालांकि फाइनल का दबाव अलग होता है और गुजरात के पास वापसी का सुनहरा मौका है। ऐसे में अहमदाबाद में आज क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच और यादगार खिताब मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।